हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री की पाठशाला। एंड फाइनली आज एक अलग टॉपिक आया है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एंड इस कैटेगरी की जो वीडियोस होंगी उनमें जो वीडियो का नंबर होता था पहले, वीडियो 17 या वीडियो 18 जो भी नंबर होता था, अब इनके आगे बी लग जाएगा। नंबर सेम रहेगा, बस लास्ट में बी लग जाएगा। और जो एंशिएंट हिस्ट्री वाली वीडियोस होंगी उनके आगे ए लगा होगा, तो आप उससे सॉर्ट कर सकते हो। बट अगर आपको सीधा सीधा ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो ढूंढ सकते हो उस कैटेगरी की, अगर आपको चाहिए हो तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। पहले वो टाइटल डिस्कस कर लेते हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। पहली बात, यहाँ पर ट्रेड क्या होता है? व्यापार करना, गुड्स का लेन देन करना, है ना। टेरिटरी से यहाँ पर इस चैप्टर के नाम में मतलब है कि जो लैंड है उस पर कब्जा कर लेना। कंपनी, यहाँ पर कौन सी कंपनी की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर कोई स्टार्क इंडस्ट्रीज की, टाटा बिरला, इन सब की कंपनीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। अब धीरे धीरे करके एक बार समझते हैं। पहले तो देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ो, पहले हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो ट्रेडर्स आते थे, जो ट्रेड है, ट्रेडर्स क्यों आते थे इंडिया में? इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या थी उस टाइम पर? इंडिया देखो, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम, इन सारी स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, है ना। कॉटन हो गई, सिल्क हो गई, पेपर हो गई, काली मिर्च, कार्डमम, इलायची, सिनेमन, इलायची, कार्डमम, दालचीनी, और चीप प्राइसेस, जो सारी स्पाइसेस होती थी ये सबके चीप प्राइसेस। बाकी देशों में क्या होता था, जो स्पाइसेस थी ये बहुत ज़्यादा स्कार्स होती थी, इतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी इन स्पाइसेस की, तो वहाँ पर प्राइसेस जो थे बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ना स्पाइसेस की, तो यहाँ पर प्राइसेस रिलेटिवली चीपर थे। इस वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे इंडिया में ऑलरेडी थे, जैसे कि पोर्टुगीज थे, डच थे। उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी की फुल फॉर्म थी ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर आपको हर जगह सिर्फ ईआईसी दिखेगा, लिखने में शॉर्ट होता है, ठीक है। 1600 में क्या हुआ, टाइमलाइन याद रखना। 1600 में क्या हुआ, इनको क्वीन एलिजाबेथ वन से, जो उस टाइम की इंग्लैंड की मोनार्क थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, उनसे एक चार्टर मिला। अब ये चार्टर क्या होता है? एक काइंड ऑफ परमिशन होती है। किस चीज़ की परमिशन? ट्रेड करने की। इस चार्टर में ये लिखा होता है कि इंग्लैंड से सिर्फ एक ही कंपनी जाएगी, वो थी ईआईसी। सिर्फ एक ही कंपनी ट्रेड करने जाएगी। अब बात क्या हुई, इन्होंने इंग्लैंड से तो सारा कंपटीशन हटवा दिया, यूरोप से तो सारा कंपटीशन हट गया, लेकिन अब जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी इंडिया में, डच थे, फ्रेंच थे, सारे लोग थे ना, अब जितनी कंपनीज होगी इंडिया में ऑलरेडी, उतना ही ज़्यादा इनके लिए कंपटीशन होगा। तो अब इनको क्या करना था, इन सारी कंपनीज को एलिमिनेट करना था। जो फ्रांस की कंपनीज थी, डच की कंपनीज थी और पोर्टुगीज कंपनीज थी, इन सबको एलिमिनेट करना था। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ट्रेड रूट्स ब्लॉक करने शुरू कर दिए। फ्रीक्वेंट बैटल्स होती थी सबके साथ, बाकी सारी कंपनी से बैटल होती थी। और लास्टली फिर ये ईआईसी एस्टैब्लिश हो गई हमारे इंडिया में, ठीक है। 1651 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी हुगली रिवर के बैंक पे, ठीक है। कोस्टल साइड पे हुगली रिवर के बैंक पे इनकी फर्स्ट फैक्ट्री बनी थी। उसके बाद 1696 में फोर्टिफिकेशन होनी शुरू हुई थी कैलकाटा के अराउंड, फोर्ट विलियम बनना शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या था, जमींदारी राइट्स, जो नवाब थे वहाँ के आसपास के, और जो मुगल एम्परर थे, शाह आलम II थे उस टाइम पर, उन्होंने उनको जमींदारी राइट्स दे दिए। एक था उनको फरमान मिल गया। किससे फरमान मिला? औरंगजेब से फरमान मिला, ठीक है। अब औरंगजेब ने उस फरमान में क्या लिखा हुआ था? उस फरमान में ये था कि आप ट्रेड कर सकते हो बिना टैक्स भरे। नहीं तो जो ट्रेडर्स पहले आते थे उनको टैक्स पे करने पड़ते थे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रिविलेज मिल गई कि आपको टैक्सेस नहीं भरने पड़ेंगे, आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हो। अब इन्होंने क्या करा, इस फरमान का मिसयूज करना शुरू कर दिया। कैसे मिसयूज किया? ये जो फरमान था, इससे इन्होंने खुद की ट्रेड करनी शुरू कर दी, प्राइवेट ट्रेड करनी शुरू कर दी। अब ये फरमान तो सिर्फ इंडिया के विद इन की ट्रेड का था, इन्होंने इस फरमान को हर जगह ट्रेड के लिए यूज करने के लिए यूज कर लिया। इससे इन्होंने फरमान का मिसयूज किया। अब इतनी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, तो जो नवाब्स थे वो उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेंगे? नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी में ज़्यादा पावरफुल तो फिलहाल ईस्ट इंडिया कंपनी हो रही थी, तो उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेंगे? इस सब की वजह से होगी बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
देखो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, ठीक है। 23 जून इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी डेट वैसे एग्जैक्ट नहीं होती जो वर्ल्ड हिस्ट्री तक की अगर हम बात करें, लेकिन गूगल पे 23 जून है, वैसे आएगी नहीं, बट आप बस ये याद रख लेना 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। अभी सिराजुद्दौला कौन था? जो वहाँ बंगाल था, बंगाल में फोर्टिफिकेशन हो रही थी, हुगली रिवर भी बंगाल के पास है, फोर्ट विलियम भी बंगाल में बन रहा था। तो ये जो बंगाल का नवाब था इसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, इसने वॉर कर दी इसके अगेंस्ट। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ऐसा तो था नहीं, पूरी कंपनी लड़ रही थी। इनका एक लीडर था रॉबर्ट क्लाइव, जिसके अंडर जो आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो लड़ रही थी, ठीक है। अब ड्यूरिंग बैटल क्या होता है, यहाँ पर ये सब गिवन है। सिराजुद्दौला ने अपने जो आर्मी थी उनको एक कमांड दी कि कासिम बाजार में जाओ। कासिम बाजार में जो इनका मेन वो था, एरिया था ट्रेड का, और जहाँ पर सारे फोर्ट्स थे, कासिम बाजार में जाकर उन्होंने ऑफिशियल्स को कैप्चर किया। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे EIC के, सोल्जर्स को डिसआर्म कर दिया, उनके मतलब सारे वेपन्स ले लिए, डिसआर्म करना ही होता है, ठीक है। और सारे शिप्स के जो रूट्स थे वो ब्लॉक कर दिए। अब इन सब की वजह से EIC को भी गुस्सा है। पहले वो लोग तो बेचारे कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो शांति से अपना ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने वॉर करनी शुरू करी तो ऑफ कोर्स EIC फाइट बैक करेगी। तो उन लोगों ने फाइट की। क्या हुआ? सिराजुद्दौला को थ्रोन से हटा दिया गया। जब ये फाइट चल रही थी उस दौरान मीर जाफर, जो कि इसका कमांडर इन चीफ था, सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ मीर जाफर, उसको क्या किया, इन लोगों ने अपना पपेट बना लिया। कैसे? उसको ये कहा कि तुझे हम नेक्स्ट एम्परर बनाएंगे, नेक्स्ट नवाब बनाएंगे बंगाल का। तो अब नवाब तो कौन नहीं बनना चाहेगा। तो वो अपने जो मतलब उसका हेड था सिराजुद्दौला, नवाब के अगेंस्ट रन हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला डिफीट हो गया, तो प्रॉमिस को फुलफिल करना था। मीर जाफर को नवाब बना दिया बंगाल का। मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। इनको लगा सारे काम ये कर देगा हमारे लिए, लेकिन बेचारा मीर जाफर यूजलेस निकला, उसने कुछ काम करके नहीं दिए। तो इन्होंने क्या करा, मीर जाफर को उसके सन इन लॉ से रिप्लेस कर दिया, मीर कासिम से, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग में हो सकता है कि कुछ बुक्स में Z हो, यहाँ पर हो सकता है कि K हो, बट प्रोनाउंसिएशन एक ही होती है। अगर आपको यहाँ पर जाफर कासिम ऐसी कोई प्रोनाउंसिएशन करके तो उसी को टिक करना है ना। मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया मीर कासिम से, मीर कासिम से रिप्लेस कर दिया। मीर कासिम को क्या करना पड़ता था, मीर कासिम को इनको मेंटेनेंस देनी पड़ती थी आर्मी के लिए। तो क्या हुआ, मीर कासिम ने साथ साथ अपनी इंडियन आर्मी को भी ट्रेन कर रखा, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी वो साथ साथ पैसे दे रहा था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जब हमें पता चला कि वो इंडिया की आर्मी को भी ट्रेन कर रहा है साथ साथ, तो उन्होंने उसको भी हटा दिया। इससे हुई बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764। एग्जैक्ट डेट वैसे कोई एग्जैक्ट डेट है नहीं, वैसे 22 अक्टूबर अगर आपको याद रखनी है तो 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ कोर्स अंडर रॉबर्ट क्लाइव। अब ये जो सारी ये दोनों वॉर्स है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ी थी। बिफोर वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया में जब आए थे, उससे पहले सारी वॉर्स जो थी वो अंडर रॉबर्ट क्लाइव के ही लड़ी जाती थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे एज अ लीडर मतलब, और उसके बाद थे शुजाउद्दौला, जो नवाब थे नेबरिंग एरियाज के, शुजाउद्दौला वो लड़ रहे थे। वैसे लड़ तो सिर्फ एक नहीं रहे थे ना, आर्मी भी थी माना, लेकिन इनको भड़काया किसने, इनको बताया किसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा ऐसा करती है? मीर कासिम ने बताया। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, इन सब ने बैठ के एक अलायंस बनाई और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक किया। अब क्या हुआ, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया कि मीर कासिम जो है धोखेबाज है। इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को फिर रिप्लेस कर दिया, मीर जाफर को जेल से निकाला, वापस थ्रोन दे दी कि मीर कासिम से ज्यादा काम मीर जाफर ही कर रहा था, उसी को थ्रोन दे दी, ठीक है। और मीर जाफर को क्या करना पड़ता था, उसको हर महीने 5 लाख देने पड़ते थे कंपनी को, ठीक है। और मीर जाफर की डेथ हो गई लेकिन 1765 में, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। 1765 में उसकी डेथ हो गई। उस टाइम पर शाह आलम II थे, ठीक है।
मुगल एम्परर जो थे शाह आलम टू थे उस टाइम पर। शाह आलम टू ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के राइट्स दे दिए। अच्छा, शाह आलम टू भी इस वॉर में साथ में उनके शामिल थे, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम टू, ये 3 लोग थे। इन्होंने अलायंस बना रखे थे, इनकी आर्मी थी, ठीक है, जो लड़ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ना कुछ कन्विंस करके शाह आलम टू को कन्विंस कर दिया, ठीक है। शाह आलम टू ने इनको दीवानी राइट्स दिए। अब दीवानी राइट्स क्या होते थे कि आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। दीवानी एक टाइप की लैंड रेवेन्यू होती है। ये राइट्स होते हैं कि आप किसी भी टाइप की लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन रिटर्न इनको क्या दिया, 26 लाख पर मंथ, ठीक है। अब क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो जब ट्रेड करने आती थी इंडिया में, तो ट्रेड का तो यही होता है ना कि आप मेरे को, मैं आपको मार्केट दूं, आप मेरे को वापस कुछ और चीज दो, है ना, वो होती है ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, है ना। अब इनके पास गुड्स में देने को तो कुछ था नहीं, स्पाइसेस है यहाँ से लेकर जाता है, सब कुछ तो यहाँ से लेकर जाते थे। इन बेचारों के पास कुछ ऐसा देने के लिए था नहीं जो हमारे पास ना हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट करेंगे वापस। गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट करते थे, दीवानी राइट्स इनके पास थे, जितना गोल्ड और सिल्वर ये देते थे उतना तो ये दीवानी राइट से कलेक्ट कर लेते थे। तो दीवानी राइट्स ने इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये ना कुछ हमें पे कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, बिना बात के ट्रेड कर रहे थे। इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया तो अपने कब्जे में कर रखा था। डेक्कन एरिया था वो ऑलरेडी इनके कब्जे में था, वैसा लग नहीं रहा था लेकिन था तो इनके कब्जे में। शाह आलम टू इनके कब्जे में था, मुगल एम्परर, ऑलमोस्ट इंडिया में तो मुगल्स का ही कंट्रोल था ना उस टाइम, बस एक दो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, मोस्ट इंडिया इनके कंट्रोल में था, ठीक है। अब 26 पर मंथ पे करते थे, 26 लाख, ठीक है, सारी रकमें लाख में थोड़ा याद रखना, ठीक है। 1765 में मीर जाफर की डेथ हुई, तो एक सिस्टम आया डुअल गवर्नमेंट का। किसने इंट्रोड्यूस करा, गेस करो। रॉबर्ट क्लाइव ने, और कौन करेगा, यही तो एक इंसान था जिसने सारे कांड करे थे यहाँ पर। बैटल ऑफ प्लासी इसने करी, बैटल ऑफ बक्सर इसने करी, उसके बाद कहता है डुअल गवर्नमेंट भी कर लेते हैं। डुअल गवर्नमेंट में देखो, डुअल का मतलब क्या होता है, 2 गवर्नमेंट, पता ही आपको, ठीक है, 2 की गवर्नमेंट। 2 की गवर्नमेंट कैसे, आधा गवर्नमेंट का वो होगा, पावर होगी वो EIC के पास होगी, आधी पावर नवाब के पास होगी। लोग मान भी गए, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन थैंकफुली वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको 1773 में, अब था तो ये भी ब्रिटिश, लेकिन अब क्या था, वॉर्स हो रही थी बार बार, नवाब और कंपनी के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने देखा कि इससे सारे ना रिलेशंस जो बना रखे हैं अभी तक बिगड़ सकते हैं। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स जब आए तो उन्होंने सारे जो थे हटा दिए। इसके बाद आता है सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम। अब डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम हट गया तो इनको क्या करना पड़ा, सब्सिडरी अलायंस लानी पड़ी। अब सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, ये 5 पॉइंट है याद रखने वाले। देखो, पहला तो है कंपनी सुप्रीमेसी, कि कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो सबसे सुप्रीम है, सारे काम होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछ के होंगे। दूसरी बात ये थी कि आर्मी मेंटेनेंस के पैसे इनको देने पड़ते थे, कि आर्मी, इंडियंस की आर्मी अगर ये मेंटेन कर रहे हैं तो इसके पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे नवाब, ठीक है। तीसरी बात ये थी कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल इनके कोर्ट में होता था। चौथी बात की ट्रीटी कोई साइन नहीं कर सकते थे, मतलब आसपास के देशों के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं कर सकते थे। और लास्ट था EIC जो थी प्रोटेक्ट करती थी स्टेट को, ठीक है, प्रोटेक्ट करती थी स्टेट को। अब इस सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम से इंडियंस को तो ज्यादा बेनिफिट नहीं हुए, उनकी तो उल्टा फ्रीडम ही चलेगी सारी की सारी, है ना, नवाब्स की। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। कैसे, पहली बात, ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन कोर्ट होते थे तो सारी जो इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स के बारे में कोर्ट में बात चल रही होती थी वो इनको पता चल जाती थी। अब इनको अगर कंट्री का वीक पॉइंट पता चल गया, मान लो मुझे आपका एक वीक पॉइंट पता चल गया, तो मैं आपको अंदर से अच्छे से ब्रेक कर पाऊंगी ना। इंडिया की एक वीक पॉइंट पता चल गया तो ये ब्रेक कर पाएंगे इंडिया को अच्छे से, है ना। ये इनको बहुत सारे फायदे होते थे। एक छोटा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो यहाँ पर थोड़ा फिट नहीं आ रहा था, जगह नहीं थी, तो मैं वैसे बता देती हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। एक तो लिखना पड़ता है वैसे लॉर्ड डलहौजी, जैसे कोई लॉर्ड की बात नहीं है, डलहौजी, ठीक है। डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिस्टम। इसमें क्या होता था कि अगर मान लो एक किंगडम है छोटा सा, इस किंगडम के जो किंग है उसका कोई एयर नहीं है, मतलब कोई बेटा नहीं है, बेटी की बात नहीं हो रही, बेटा नहीं है जो इस किंगडम को रूल कर पाए, तो उसका जो किंगडम है वो अनेक्स कर लिया जाता था। अब आप बोलोगे कोई सन अडॉप्ट कर लेते होंगे, अडॉप्टेड सन की परमिशन नहीं थी।
अनलेस और अनटिल आपके पास एक परमिशन है ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो बहुत रेयर होती थी, एक परमिशन है ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप अडॉप्टेड सन को वहाँ पर बिठा सकते हो उस पोस्ट पे, अदरवाइज आप उसको नहीं कर सकते थे। ऐसे इन्होंने बहुत सारी स्टेट्स जो थी उनको कैप्चर कर लिया, जैसे उदयपुर, उज्जैन, बहुत सारी जगह है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से सारी जगहों को अनेक्स कर लिया। ठीक है, पार्ट 1 के लिए बस इतना ही है। हाँ, ये पार्ट 1 था अभी। ठीक है, पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट स्टेट्स की एनेक्सेशन हुई, बहुत सारी वॉर्स जो लड़ी थी मराठास के साथ, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये सब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।